लगाऊं 500 के अंदर गैस के दाम, 500 के अंदर गैस के दाम। कांग्रेस लाए खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है। हाँ, 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। सारा प्रणाम। लोकतंत्र के महापर्व पर आज के खास दिन पर बहुत बहुत आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। फर्स्ट फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि 10 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो 8% रहा है, यानी कि धीरे धीरे अब उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। चूंकि मौसम भी कई जगह पर खराब है और इसी वजह से वोटर्स धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो सारा समय की आपसे अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का आप जरूर इस्तेमाल करें। और ये वोट में बहुत बड़ी ताकत है। ये वो ताकत है जो सरकार बदल सकती है, ये वो ताकत है जो आपकी मनपसंद सरकार बना सकती है। 11 जिलों की 58 सीटों पर लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है। 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता जनार्दन कर रही है और सत्ता की सीढ़ी यहीं से तय होती है। फर्स्ट फेज का चुनाव बेहद अहम होता है, क्योंकि किस पार्टी की हवा है, किस पार्टी की लहर है, बुनियाद यहीं से रखी जाएगी। और इसीलिए लगातार सारा समय महा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारा समय के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी, और उनके साथ मौजूद हैं लखनऊ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार जो बुनियाद की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में वो जो माहौल बनेगा आखिरकार वो किसके पक्ष में बनने जा रहा है। इसके साथ ही सिराथू से इस बार खुद केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। उनके कामों को लेकर जनता क्या सोच रही है, हमारे साथ सुशील तिवारी हमारे संवाददाता सिराथू से जुड़ेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि वोटिंग इस वक्त हो रही है, मेरठ से हमारे साथ ब्रजेश चौधरी जुड़ेंगे जो बताएंगे वोटर्स का मूड क्या है, मिजाज क्या है, उनके मुद्दे क्या है। रमेश अवस्थी जी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रमेश अवस्थी जी, ओवर टू यू। थैंक यू मनराज जी। चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर मतदान जारी है। आज हम इस चुनावी चर्चा में बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन अपनी बात जारी करने से पहले हम जान लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के राजनीतिक करियर के बारे में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई सन 1969 में कौशाम्बी जिले के एक छोटे से कस्बे सिराथू में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका बचपन बहुत कठिन था और इसी वजह से इन्हें चाय और अखबार बेचना पड़ता था। इनके पिता का नाम श्यामलाल मौर्य और इनकी माता का नाम धनपति देवी मौर्य है। इन्होंने इलाहाबाद के हिंदू साहित्य सम्मेलन से हिंदी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की है। केशव प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से मुखर रहे। केशव प्रसाद मौर्य एक लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे। एक अच्छा खासा समय इन दो संस्थाओं में गुजारने की वजह से उनकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं और जिससे इन्हें राजनीति में बहुत गहराई से उतरने में मदद मिली।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहने के समय इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत गरीबी संघ और ओबीसी की सोच का रास्ता अपना कर लोकसभा चुनाव में लगातार 2 हार के साथ इनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई थी। ये हार इन्हें साल 2002 और साल 2007 में मिली। इसके बाद इन्होंने अपने दम पर 2012 में जब बीजेपी बहुत कमजोर थी तब सिराथू में कमल खिलाया। इसके बाद साल 2014 में प्रयागराज के फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पंचायत में भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र में कुशवाहा जाति फैली हुई है और स्थान परिवर्तन के साथ इनका उपनाम भी बदलता है। बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने की वजह ये भी एक थी कि बीजेपी में ओबीसी नेता तो कई थे, लेकिन कुशवाहा के मौर्य जाति का कोई भी नेता नहीं था। मौर्य जाति की एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में होने की वजह से इस समय पर जातिगत राजनीति के बहुत काम आ सकते थे। बीएसपी और एसपी की राजनीति का एक तोड़ यहाँ से भी निकलते देखा जा सकता है। 8 अप्रैल 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का पार्टी प्रमुख चुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका सदैव समर्थन किया है। इन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी जीतने की खास हालत में नहीं है और अगर ऐसी परिस्थिति में बीजेपी से एक ऐसे नेता को चुना जाए जो पिछड़ी जाति का हो, साथ में हिंदुत्व के नाम पर पड़ने वाले वोटों को भी सुरक्षित रखे, ऐसी दशा में केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा करके चुनावी मैदान में उतरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्हें एक बहुत अहम भूमिका में देखा गया और इसी भूमिका को देखते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी चुना गया। प्रयागराज से सुशील तिवारी के साथ कौशाम्बी के सिराथू से अली मुक्तदा की रिपोर्ट। सुरक्षित रखें, ऐसी दशा में केशव प्रसाद। तो अभी आपने देखा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। केशव जी, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अवस्थी जी। केशव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मतदान जारी है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। 58 सीटों पर चुनाव हो रहा और 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तो किसान आंदोलन का कितना असर मानते हैं आज के चुनाव में? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से मानता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जरूरत है वहां कानून व्यवस्था का, जो एक बहुत बड़ा संकट समाजवादी पार्टी सरकार के समय था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लेने के बाद उसमें बदल लाने का काम किया, उसमें सुधार लाने का काम किया है और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, तो किसान आंदोलन के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि पहले भी संपूर्ण किसान हमारे कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो खिलाफ भी थे, तीनों कृषि कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने के साथ साथ उन किसानों से माफी भी मांगी जिन्हें आंदोलन करना पड़ा, जिन्हें आंदोलन के कारण कष्ट सहना पड़ा। तो चाहे किसान के रूप में कहिए, चाहे वहां के मतदाता के रूप में कहिए, चाहे वहां की युवा के रूप में कहिए, चाहे वहां की माताओं बहनों के रूप में कहिए, वो सब भाजपा का साथ पहले भी दिए हैं और आज भी भाजपा का ही साथ दे रहे हैं। उनको विश्वास है भाजपा पर और भाजपा पे भरोसा भी। मौर्य जी, घोषणा पत्र भी जारी हुआ, आपका भी जारी हुआ, समाजवादी पार्टी का भी जारी हुआ और कांग्रेस का भी जारी हुआ। किसानों के लिए तमाम योजनाएं दी गई। आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास है जिसमें माना जाए कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार में आई है, तब से मेरे देश के, प्रदेश के ही नहीं, देश के किसी किसान को यूरिया के लिए लाठी नहीं खानी पड़ी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहां तक मैं प्रदेश की बात करूं, तो प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी 2017 में, हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हम किसानों के कर्ज को माफ करने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ करने का काम किया। हमारी सरकार बनी तो गन्ना किसान, जो किसान मेरा है, उनके गन्ना को खरीद का और उनका समय से भुगतान का, जो समाजवादी पार्टी के समय भी बकाया छोड़ करके गए थे, उसको भी भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों को सपा सरकार के समय बिजली ही नहीं मिलती थी और उनकी फसल सूख जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय
किसान को अब रात के अंधेरे में जा करके कि अब बिजली आएगी, रात भर उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और तब वो अपने खेत की सिंचाई कर पाएंगे। अब इतनी बिजली मिलती है कि किसान को रात में जाकर के खेतों में चक्कर नहीं काटना पड़ता, बल्कि दिन के समय ही वह अपने खेतों की सिंचाई कर पाते। तो ऐसे अनेक काम, खरीद जो उनकी उपज है किसानों की, उस उपज की खरीद जो हमारे सरकार के समय में ऐतिहासिक रूप से हुई है, वो सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में नहीं होती थी। हमारी सरकार में कोई भी किसान के ऊपर आपदा आई तो 1 सप्ताह के अंदर उसका मुआवजा देने का काम पूरा कर लिया गया। पिछली सरकारों में 2-2 साल तक लोग प्रतीक्षा करते रहते थे। उसमें भी जिनका फसल का नुकसान नहीं होता था उनको तो भुगतान हो जाता था, जिन किसानों का नुकसान होता था उनका भुगतान नहीं होता था। आप सिराथू से चुनाव भी लड़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि सिराथू में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी जी हैं, जिन्होंने वहां ग्राउंड लेवल पे अपने रिपोर्टिंग की है। मैं चाहता हूं सुशील तिवारी जी को भी दिखाया जाए कि क्या क्या रिपोर्ट है और क्या क्या केशव जी ने वहां किया है और जनता की क्या मांग है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और इस वक्त हम केसरिया ग्राम सभा में मौजूद हैं और वहां के जो तमाम लोग हैं उनसे जानेंगे कि इस बार कौन चुनाव जीतने वाला है, क्या स्थिति है। आप केसरिया के ग्राम प्रधान हैं, आपका नाम क्या है? शिवपूजन मौर्य। शिवपूजन जी, क्या स्थिति है, इस बार कौन जीत रहा है सिराथू विधानसभा क्षेत्र में? सिराथू विधानसभा क्षेत्र में माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जीत रहे हैं और लाखों वोटों से वो जीतेंगे। केशव जी को जीत मिलेगी। अब बात यहाँ तक है कि बहुत अच्छा विकास किया केशव जी ने। अरे केशव जी कम से कम 1 लाख से और जीते। केशव प्रसाद मौर्य जी का चुनावी क्षेत्र है सिराथू, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ऊपर वैसे तो प्रदेश की भी जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश में वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और सिराथू से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से जानना चाहता हूं कि किसान आंदोलन का अगर असर माना जाए तो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब 58 से 53 सीटें जीती थी। अब क्या लगता है कि वो आंकड़ा कितना रहेगा? देखिए, हम 2022 में 2017 का जो आंकड़ा है उसे दोहराएंगे भी और उससे अधिक भी जाएंगे। वोटों का जो अंतर था, जीत का जो अंतर था, वो अंतर भी बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने भरोसा जताया है और हमने लोगों के भरोसे को जीता है। और 2014 के लोकसभा चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव तक बीच का जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, ये लगातार सब चुनाव जीते हैं। इसलिए 2022 को लेकर के हमें कोई संशय नहीं। 2019 में जब सपा बसपा लोकदल कांग्रेस सब एक साथ थे, तब भाजपा का कमल खिलाए, 64 सीटें हम जीते, 51% वोट अर्जित किए। तो इस समय तो यह सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, वह जो जन जन तक पहुंच रही हैं, उसके कारण हमसे बहुत खुश है। 58 सीटों में 53 सीटों पर कब्जा था, जो आज का चुनाव पहला प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। किसान आंदोलन की बात की, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है तो वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ऐसे में 53 सीटों का जो आंकड़ा है उसको क्या मानते हैं कि बढ़ेगा या कम होगा? तो कितना? देखिए, कम तो हो नहीं सकता है, बढ़ेगा ही। और जो वह उम्मीद रखे हुए हैं सपा गठबंधन के लोग, उनको 10 मार्च को बहुत हताशा होगी, बहुत निराशा होगी। वो बहुत मतलब इतने कष्ट में होंगे कि उनको लगेगा कि हमने क्या सोचा था और हमको क्या मिला। जनता सब समझती है। जिनके शासन काल में दंगे 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 होते थे, जिनके शासन काल में रोजगार का मतलब है किसी की जमीनों पर कब्जे 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 होते थे, जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर था, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। आज हमारी सरकार में चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको लगता है कि कम से कम भाजपा की सरकार में हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित है तो सब कुछ है। जब जीवन ही नहीं बचेगा, उनके जमीन मकान दुकान ही नहीं बचेगी, लोगों को यूपी छोड़ करके अगर भाग जाने की परिस्थिति आएगी, तो ऐसी पार्टियों को क्यों लोग समर्थन करेंगे? इसलिए भाजपा को लोग चुन रहे हैं, इसलिए भाजपा को वोट दे रहे हैं, इसलिए भाजपा फिर एक बार बड़े अंतर से जीत रही है। पहला चरण भी जीतेंगे और अंतिम चरण तक लगातार जितने चरण आएंगे उनमें भी जीतेंगे। और 2022 में हम 300 से अधिक सीटें, जैसे 2017 में जीते तो इसे 2022 में भी जीतेंगे। केशव जी, हमारे एंकर भी मनोराज हमारे साथ है। मैं चाहूंगा मनोराज जी, आप भी कुछ सवाल अगर आपके पास हो तो डिप्टी सीएम से पूछ सकती हैं। मनोराज जी। केशव प्रसाद मौर्य जी, चूंकि आप दावा करें कि फर्स्ट फेज में एक बार फिर हमें बीजेपी की लहर देखने को मिलेगी, लेकिन 2017 से 2022 में काफी कुछ चेंजेस आ चुका है सर। उस वक्त किसान आंदोलन नहीं था, इस बार किसान आंदोलन भी है, जाट भी बिफरे हुए हैं और एक नई जोड़ी आपके सामने आ गई है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की।
जिनके वोट के आधार पर चुनाव में विजय मिलती है, उनके बीच में कभी ये 5 साल में गए नहीं, उनका सुख और दुख ये जानते नहीं, उनके जीवन में दुख देने के सिवा इन पार्टियों ने कुछ दूसरा काम किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दर्द को समझा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा बनकर के यूपी के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए उभरे हैं। आपको अंदाजा नहीं है, मैं तो उस गरीबी से निकल करके आया हूं जी, जहां पर एक झोपड़ी में रहने का कष्ट क्या होता है और जब पक्का मकान मिल जाता है उसका सुख क्या होता है। उस अंतर को यह सपा बसपा और कांग्रेस के राजकुमार और राजकुमारी लोग नहीं समझ सकती हैं। आप विकास की बात लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और कहते हैं कि विकास के एजेंडे को हम लेकर जा रहे हैं, उसी पर हमारा विश्वास है, लेकिन इस बीच गन्ना जिन्ना गर्मी चर्बी ये सब मुद्दे आ जा रहे हैं, विकास कहां रह गया? देखिए, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, उनसे रिश्तेदारी जोड़ने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। अगर वो जिन्ना की बात करेंगे तो हम गन्ना और गन्ना किसानों की बात करेंगे। सत्ता की सीढ़ी यहीं से तय होती है। तमाम सवाल जवाब हमारे लगातार जारी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बने हुए हैं, ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रमेश अवस्थी जी, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। जी जी मनु, डिप्टी सीएम साहब, आपने एक बात कही कि 10 मार्च समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को आपने समाप्त पार्टी घोषित कर दिया, चूंकि क्या आधार? मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं। उन्होंने चुनाव शुरू होने से 6 महीने पहले कहा कि हम यूपी की 400 सीटें जीत रहे हैं। तो मैंने इनको कहा था कि 400 नहीं, अब आप 400 अब बोलो। अब उनको साहस नहीं हो रहा 400 बोलने का, अब 40 बोलने का भी साहस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको इंटरनल रिपोर्ट मिल गई है कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। सपा गठबंधन को लोगों ने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सपा माने गुंडागर्दी की वापसी। ये कह रहे नई सपा है। श्री अखिलेश यादव जी वही हैं जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में दंगे हुए, जमीनों पर कब्जे हुए, लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बड़े घिनौने अपराध हुए। तो उन श्री अखिलेश यादव जी को यूपी जनता कैसे भुला सकती है? जब श्री अखिलेश यादव वही हैं तो सपा नहीं कैसे हो सकती है? जब उनके चच्चा आजम खां वही हैं तो फिर सपा नहीं कैसे हो सकती है? अगर नाहिद हसन जो कैराना से प्रत्याशी सपा के हैं अगर वही हैं तो सपा नहीं कैसे हो सकती है? ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी और आज भी खपा है। चलिए एक बार फिर आपके चुनावी क्षेत्र में चलते हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य जी जब जिस स्कूल में पढ़े थे, वहां के जो टीचर हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया था, वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं सिराथू से। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बचपन सिराथू में बीता और उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी सिराथू में ही यहाँ पर की, और साथ में जो आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसके शिक्षक जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को पढ़ाया भी है, मैं इनसे जानूंगा केशव प्रसाद मौर्य को आपने पढ़ाया है, क्या कहना है? केशव प्रसाद मौर्य जब बचपन पे थे बहुत गरीबी झेल रहे थे, परिवार से भी कलह थी और इतना ये संघर्ष किए हैं। जब ये कक्षा 2, 3, 3 से हमारे यहाँ पढ़े थे, 3 में जब पढ़ रहे थे तो इनकी इतनी गरीबी थी कि ये जाकर के दुकानों में चाय बनाने का काम, पकौड़ी बेचने का काम, अखबार का काम ये सब करते थे। फिर धीरे धीरे इनके अंदर ऐसी जिज्ञासा हुई कि यार हम आरएसएस से जुड़े, तो एक बद्री विशाल यहाँ के डॉक्टर साहब थे, उनसे जुड़ करके फिर आरएसएस में जाने लगे। तो क्लास कम लेते थे, हम लोग दौड़ दौड़ के बुला के लाला के नाम से कहते थे कि लाला चलो स्कूल चलो, तो कापी किताब की व्यवस्था करवा करके इनको विद्यालय में ला के पढ़वाते थे और स्कूल से नाम नहीं काटा जाता था। ये हमेशा बच्चों से स्नेह बहुत रखते थे, सारे बच्चों से, अध्यापकों से स्नेह रखते थे। हमारे विद्यालय में एक बार एक बहुत दूर का आदमी आया था, उसके पास 14 डिग्री कॉलेज चलते थे, उसी ये आगे प्रार्थना में खड़े थे, तो इनको बताया कि इनका नाम क्या है, तो हमने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य। तो उसने कहा कि बहुत बड़ा भावी नेता बनेगा। तो हमने कहा कैसे बाबा जी, कैसे आप बता रहे हैं? कहा इसके हाथ पैर इतने लंबे हैं कि ये बहुत भागमानी पुरुष होगा। और पढ़ने लिखने में ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, लेकिन मध्यम क्वालिटी के थे। राजनीति से फिर उन्होंने जब आरएसएस में जुड़ गए तो फिर इलाहाबाद चले गए, फिर हमसे दूर दूर के हो गए। आज भी उनका सिराथू से इतना लगाव। ये आप जैसे आपने उनको बचपन में पढ़ाया है तो आज भी उनके प्रति कितना लगाव है और वो कितना लगाव रखते हैं आपसे? वो हमसे इतना लगाव रहते हैं कि आते हैं तो मेरे आदर्श विद्यालय के जस्ट बगल में मेरे घर, मेरे दरवाजे पर रुक के मेरे घर जरूर जाते हैं और मुझसे मिल कर ही जाते हैं। वो मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, सबसे मिले रहते। पूरा परिवार हमारा उनसे एकदम लगा रहता है हमेशा। कितना गर्व है आपको कि आपका जो शिष्य है वो आज इतना बड़ी जगह पहुंचा? क्या कहना है? बहुत बड़ा गर्व है हमारे कि हमारा शिष्य जो और ऊंची पद पर पहुंचे। हम ये पूरा गरूर के साथ कह रहे हैं कि हमारा शिष्य एकदम
ऊंचे लेवल पर पहुंच जाए। हम तो हमेशा से जब कुछ नहीं थे तभी हम सब लोगों से कहा करते थे कि एक समय पर देखिएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे ये। आप कब रिटायर हुए कॉलेज स्कूल से? 2019 में। तो ये रामलाल जी हैं, रिटायर हो चुके हैं, इनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को बचपन में शिक्षा दी और साथ में ये भी कहना है कि बचपन से ही लगता था कि ये बहुत आगे जाएंगे और वो आगे बढ़ भी रहे हैं। और वो हमारा जो यहाँ का जो हमारा एक स्टूडेंट है वो काफ़ी नाम करेगा और लगातार नाम कर रहा है और आगे और भी बढ़ेगा। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, सिराथू, कौशाम्बी से। अभी आपने देखा कि केशव प्रसाद जी मौर्य जब स्कूल में पढ़ते थे और उनके गुरु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लड़का किसी दिन बड़ा नेता बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी आज भी जब भी वहां जाते हैं अपने गुरु का उसी तरीके से सम्मान करते हैं जैसे कि वो बचपन में करते थे। ये उनके संस्कार हैं, ये उनका व्यक्तित्व है। केशव जी, गुरु जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आप बड़े नेता बनेंगे। देखिए, माता पिता गुरु इनका जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है और इनका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। और मैं सदैव, चाहे मेरी माताजी हैं, अब पिताजी मेरे नहीं हैं, तमाम कठिनाइयों में रहते हुए भी उनका जो आशीर्वाद था, उनकी जो शायद मन में इच्छा रही होगी, मुझसे तो कभी चर्चा होती नहीं थी। जैसे गुरु जी की, श्री रामलाल जी की बात कर रहे हैं जी, यह भी बचपन में मतलब वह पीटी टीचर थे हमारे और कड़ाई भी करते थे, समझाते भी थे। लेकिन सब तरह की जैसे पारिवारिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती हैं, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके पढ़ना भी है और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ करना भी है। मौर्य जी, सिराथू में जिस तरीके से लोग आपको स्नेह देते हैं, आप भी लोगों को स्नेह देते हैं, आपकी लोकप्रियता है वहाँ पर। और जब अगर देखा जाए तो जो जातीय समीकरण है, तो जातीय समीकरण ऐसा लगता है कि भाजपा के विपरीत है। उसके बाद भी वो जातीय समीकरण का आपने बिल्कुल अलग करके वहाँ पे जो अपना एक पहचान बनाई है, लोगों के साथ जो अपनापन किया है, यही कारण है कि तमाम अन्य जातियों के भी लोग जी आपको वोट दे रहे हैं। क्या यही कारण है कि पूरी समाजवादी पार्टी यानी पूरा गठबंधन पूरा आपको घेरने में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ से हराया जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो मैं देख रहा हूँ दाल नहीं गल पा रही। देखिए, मैं जो समझता हूँ, सिराथू विधानसभा क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश हो, मैं मानता हूँ और मेरी पार्टी की यही विचारधारा है कि हम समाज को बांट करके, समाज को लड़ा करके और राजनीति करने की जगह हम जो अगड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित वर्ग है, इसको एक त्रिवेणी के रूप में मान करके सबको साथ में लेकर के चलते हैं। और सबको लगता है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं केवल एक दिन नामांकन करने गया हूं, लेकिन पूरे सिराथू में मैं रोज फोन से कुछ लोगों से बात करके फीडबैक लेता हूं। पूरा सिराथू इस चुनाव को लड़ रहा है जी। इस क्षेत्र में भी लोग आपसे खुश हैं और परिवार को जिस तरह आप लेके चले हैं, माता पिता की सेवा का जो धर्म होता है वो आपने निभाया है। मैंने भी देखा है किस तरह से आप माँ को सम्मान करते हैं, किस तरीके से पिताजी के बारे में आपसे बात हुई तो किस तरह से पिता का आप सम्मान करते थे। आज इसी परिवार की अगर बात की जाए तो हम ये कार्यक्रम आगे करने से पहले जरूर देखना चाहेंगे कि आपके भाई आपके बारे में क्या कहते हैं। सिराथू ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता से भी उनका, अब जो राजनीति में जब से पहुंच गए हैं, पूरे प्रदेश की जनता का भी जैसे घर के सदस्यों का ध्यान रहता है, यहाँ के लोगों का ध्यान रहता है, वैसे सभी का ध्यान रखते हैं। वो एक बार जिसको देख लें, मिल जाए, बात कर लें, तो उनको दूर से ही देख लें तो गाड़ी रोक करके आवाज़ देकर उनसे मिलना है और उनसे बात करना है। मनुराज जी, मैं चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में और जहाँ पूरे वेस्टर्न यूपी में मतदान हो रहा है और मेरठ में हमारे संवाददाता ब्रजेश चौधरी जी हैं, मैं चाहता हूं कि क्या मतदान की स्थिति है और मतदान कैसा चल रहा है और इस समय क्या किसान आंदोलन जो हुआ था उसका क्या असर कुछ वहां के मतदाताओं पे दिख रहा है, जरूर उनसे बात करें। अपने दर्शकों को अब सीधे लिए चलते हैं मेरठ, चूंकि देखिए मेरठ हॉट सीट है। सरगना से संगीत सोम एक बार फिर चुनावी मैदान में है। स्पोर्ट्स सिटी से कहा जाता है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से मेरठ के लिए रही है, लेकिन इस बार के कौन से मुद्दे हैं वोटर्स के जिनको ध्यान में रखते हुए वोटर्स इस बार वोट कर रहे हैं। ब्रजेश चौधरी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिसके जाट उसी के ठाट कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त वोटर्स के क्या मुद्दे हैं, किस सीट पर आप मेरठ से? देखिए, मैं मेरठ के कैंट इलाके में आज मनू खड़ा हुआ हूँ और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीजेपी की छपरौली कहा जाता है।
जी मेरा सवाल ये है केशव जी से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर संकल्प पत्र जो जारी किया गया तो एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले किया गया, इसको लेकर क्या जो एक असर होना चाहिए था मतदान का उतना हो पाएगा कि और उससे ज्यादा उम्मीद करते थे? हम लखनऊ चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हमें साथ लगातार बने हुए हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं यानी यूथ वोटर्स से भी हमारे संवाददाता ने बात की और वो कह रहे हैं कि हम विकास की उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं। ऐसे कौन से विकास के मुद्दे जिनसे आपको उम्मीद है कि वोटर्स इस बार आपको चुनेंगे? देखिए, जो युवा होता है वो बहुत बुद्धिजीवी होता है। कहने के लिए वो प्रथम बार वोट डालने के लिए जा रहा है, लेकिन वह अपना वर्तमान भी और अपना भविष्य भी दोनों को ठीक प्रकार से समझता है। डबल इंजन की सरकार ने जो हमारा 5 साल का प्रदेश का कार्यकाल है और 7 साल से अधिक का केंद्र का कार्यकाल है, हमने पारदर्शिता पूर्वक युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मेरठ से दिल्ली का हाईवे बन चुका है, दूरी कम हो चुकी है। सरकार का दावा यह है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। सरकार का दावा यह भी कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। पहले मेरठ में लोग बाहर निकलने से कतराते थे, महिलाएं डरती थी। इस बार क्या स्थिति है? क्या बेहतर बदलाव की उम्मीद के साथ वोटर्स अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? उनसे बात की और आपने क्या समझ में आया आपको? जो हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, वोटर से बातचीत की, आज जो था उनका थोड़ा मूड बदला हुआ था। जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा भी जो यूथ हमारे साथ है उनका कहना था कि सरकार ने किया है वो उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन वो बहुत और उम्मीद चाहते हैं। मेरा केशव जी से यूथ के माध्यम से एक सवाल है, उनका जो सवाल है कि अब एक समस्या रही है, निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, मेरठ और दिल्ली के और लखनऊ के बीच की दूरी पर समय बहुत कम हुआ है, लेकिन जो यूथ चाहता है यहाँ के एजुकेशन स्तर को संभालने के लिए और कई यूथ जो रोजगार को लेकर, इसमें बीजेपी की क्या नीति रहेगी जो यूथ को और अपने साथ जोड़ा जा सके? जी, एक बार फिर हम रमेश